हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वंदना साइंस क्लासरूम। अभी हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेल वॉल क्या होती हैं? प्लांट सेल्स हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। प्लांट क्या होते हैं? वो हमारे मूव नहीं करते एनिमल्स की तरह। तो प्लांट्स की बॉडी के ऊपर क्या होती है? एक सेल वॉल होती है। द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल वॉल होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको क्या बताया था? बॉडी गार्ड ऑफ द सेल, जो कि एंट्री और एग्जिट को मेंटेन करता है। द प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज से। ये जो मैंने आपको रेड पेन से नोट किया है, ये आपको लर्न करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में बहुत पूछे जाते हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। ये क्या करती है? एक स्ट्रेंथ, मजबूती देती है प्लांट्स के स्ट्रक्चर को। प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस एक की पॉइंट है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। व्हेन द लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जब क्या होता है, जो प्लांट की सेल होती हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को अपनी बॉडी से लूज़ करती हैं, देयर इज श्रिंकेज। उसमें क्या हो जाता है? श्रिंकेज हो जाता है, सिकुड़ जाती हैं वो। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो वो क्या करती हैं? वो सेल वॉल से दूर चली जाती हैं। सेल का श्रिंक होना ये क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस। पर जो सेल वॉल होती है वो अपना शेप चेंज नहीं करती, वो जैसी थी वो वैसी ही रहती है। दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। सिर्फ लिविंग सेल ही हैं जो ऑस्मोसिस करती हैं, बाकी जो डेड सेल्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? ब्रेन। द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग। न्यूक्लियस के पास क्या होती है? एक डबल लेयर कवरिंग होती है। देखिए, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको ग्रीन पेन से नोट किया है, ये डबल लेयर कवरिंग है, डीएलसी। इसमें बीच में डीएनए प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस हैव अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो डबल लेयर कवरिंग होती है हम उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के भी खुद के पास एक मेम्ब्रेन होती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर। इसकी मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच बीच में पोर, छेद होते हैं, विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जो अलाउ करती है मटेरियल को बाहर और अंदर आने के लिए। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोजोम की शेप, ये जो ब्लैक पेन से मैंने आपको नोट की है, ड्रॉ कर रखी है, ये होती है क्रोमोजोम की शेप। और वो डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर खुद का डीएनए होता है। बहुत कम ऐसे एपरेटस आपको दिखाए जाएंगे जिसका खुद का डीएनए होगा। क्रोमोजोम कंटेन इंफॉर्मेशन। इन क्रोमोजोम का क्या काम है? वो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यू जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ये पेरेंट्स से न्यू जनरेशन में उनके कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं इस फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। जैसे कि आपने देखा भी होगा, कोई टेस्ट होता है तो हम कहते हैं ये इनका बेटा है या इनकी बेटी है या नहीं। तो चलिए डीएनए टेस्ट करते हैं। कैसे डीएनए टेस्ट करेंगे? क्योंकि पेरेंट्स का और उनके बेबी का सेम डीएनए होता है। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये जो क्रोमोसोम है ये किससे मिलकर बना होता है? ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए एक फंक्शनल सेगमेंट है जिसे हम जीन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसके दादाजी की आइज़ का कलर ब्लू था, तो आपने देखोगे बच्चे में आया दादाजी की, तो जनरेशन टू जनरेशन चलता है। हमारे कलर, हमारी हाइट, हमारे बाल, ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स हैं जो फॉर्म डीएनए की फॉर्म में हमारे अंदर आती हैं। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस क्या करता है? एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इस रिप्रोडक्शन में। तभी तो इसे क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। हमारी बॉडी में भी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? हमारा ब्रेन, जो कि हमें कंट्रोल करता है।
सेल लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती वो हमारे प्रोकार्योट्स होते हैं, और ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म कुछ भी नहीं है, ये एक फ्लूइड्स कंटेंट है जो पूरे में फैला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये देखिए आप, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, डॉट डॉट है, यानी कि पूरे में साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस जो पूरे में फैला हुआ है, और इसमें न्यूक्लियस इसके सेंटर में है। अब आती है हमारी सेल ऑर्गेनेलीज। हमारी सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन, हर सेल की खुद की एक मेम्ब्रेन है अराउंड इट, उसके चारों तरफ, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करती है। एंड टू कीप इट्स आउन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ताकि वो खुद को दूसरे इन्वायरमेंट से सेपरेट कर सके, इसलिए हर सेल ऑर्गेनेली की खुद की एक सेल मेम्ब्रेन होती है। इसमें सबसे पहले है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड, ये कैसी दिखाई देती है, लंबी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब की तरह। ये भी दो टाइप की होती हैं, RER और SER। RER की फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER की फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER लुक रफ, रफ है यानी कि उसकी सरफेस कैसी होगी, रफ। अंडर ए माइक्रोस्कोप, अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसकी जो सरफेस है वो हमें रफ दिखाई देगी। क्यों? बिकॉज इट हैज़ ए पार्टिकल्स, उसके ऊपर पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। उसकी जो सरफेस है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसकी सरफेस रफ होती है, इसलिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो राइबोसोम वहाँ प्रेजेंट है तो कुछ काम तो करेंगे ना, तो क्या काम करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। नो डिटॉक्सिफिकेशन कैपेसिटी, इसके पास कोई डिटॉक्सिफिकेशन कैपेसिटी नहीं होती, यानी कि ये गलत चीज़ों को निगलती है, बाहर निकालती, कुछ भी नहीं करती है। फिर आती है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, ये किसकी फॉर्मेशन करती है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स की। वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर फैट और लिपिड्स की हो रही है। SER प्ले एक क्रूशियल रोल, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डिटॉक्सीफाइंग में। मैनी पॉइजन एंड ड्रग, जो भी कोई गलत चीज़, पॉइजन या ड्रग हमारी बॉडी में आता है तो ये उसे रिमूव करती है। और ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। वहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यहाँ लिपिड की सिंथेसिस होती है। वहाँ डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता, यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन होता है। फंक्शंस इन एंजाइम्स एंड हार्मोन, ये क्या काम करती है, ये फंक्शंस करती है एंजाइम्स और हार्मोन में। उसके बाद हमारे आते हैं गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस इन्हें कैमिलो गोल्गी ने दिया था, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया गोल्गी एपरेटस। यहाँ जो आपको शेप दिखाई गई है, कुछ शेप ऐसी होती है गोल्गी एपरेटस की। अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक कॉल्ड क्रिस्टल, इनकी अरेंजमेंट पैरेलल होती है एक दूसरे के ऊपर स्टैक में, जिसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। Its functions include the storage, modification and packing of product in vesicles. इसका फंक्शंस क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसे स्टोर करना, उसकी पैकिंग करना, उसको मॉडिफाई करना इन वेसल्स में। कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्गी एपरेटस, जो हमारी कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो सिंपल शुगर में चेंज होती है, किसमें, गोल्गी एपरेटस में। ये किसकी फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम की। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, लाइसोसोम क्या होता है। ये देखिए, लाइसोसोम होता है एक सुसाइड बैग, जो भी वेस्ट होता है ये उसे डाइजेस्ट कर लेता है, खा जाता है। फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ होता है लाइसोसोम, इसके अंदर यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसे हम सुसाइड बैग बोलते हैं। इट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में तोड़ता है,
दे डाइजेस्ट फॉरिजन मटेरियल, कोई भी बाहर से अनवांटेड मटेरियल आता है तो ये उसे डाइजेस्ट कर देता है, खा जाता है। फिर उसके बाद आती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की शेप आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है, मैट्रिक्स होता है, ग्रेन्यूल्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी, यानी कि ये किसकी सिंथेसिस करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी। टू इनर मेम्ब्रेन, इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर और एक इनर। दे पजेस देयर आउन डीएनए एंड राइबोसोम, इसके पास का खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। और किसके पास खुद का डीएनए होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास खुद का डीएनए होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एटीपी को प्रोड्यूस करती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूज्ड बाय सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड मैकेनिकल वर्क, जो कि यूज़ होती है एक्टिविटीज़ में और मैकेनिकल वर्क में। देन प्लास्टिड, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये तीन तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? जो भी आप देखते हैं कलरफुल लीफ होती है किसी की, या फिर फ्लावर होता है, प्लांट भी कई आपने कलरफुल देखे होंगे कि वो ग्रीन नहीं होते, हल्के ब्राउन होते हैं या पिंकिश होते हैं। तो ये सब किस वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से उनका कलर होता है। क्लोरोप्लास्ट ये किस में प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो भी ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है प्लांट्स में वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ये हमें फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट लैक कलरेशन, इसमें कोई कलर नहीं होता, ये एक प्रिमिटिव फंक्शन करता है स्टोर करने के लिए स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन को। उसके बाद आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल क्या करता है? स्टोरेज सैक इन सेल, स्टोरेज करता है। ये एनिमल में तो छोटा होता है वैक्यूल, पर प्लांट्स में बड़ा होता है वैक्यूल। इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल, स्ट्रॉन्ग बनाता है प्लांट्स को। रोल एक्सपेलिंग एक्सेसिव वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, जो भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक्सेस वाटर होता है और वेस्ट होता है उसे रिमूव करता है। वैक्यूल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, वैक्यूल की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। एंड दिस वन इज योर लास्ट टॉपिक, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस थ्रू विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन, डिवीजन से पता चल रहा है कि इसमें न्यू सेल्स फॉर्म होंगी और डिवाइड होगा। न्यू सेल्स फॉर्म्ड फॉर ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। न्यू सेल कैसे फॉर्म होती हैं? या तो वो ग्रोथ करती हैं या फिर उनका रिप्लेसमेंट होता है या फिर वो रिप्रोडक्शन करती हैं। ये भी टू टाइप की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अभी 9th क्लास में आपको शॉर्ट में समझाया जाएगा, बट जब आप अपर क्लास में आएंगे तो आपको और भी एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। अभी आपके लिए बस जितना ज़रूरी है मैंने उतनी ही वीडियो बनाई है। माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है? ये डॉटर सेल है, डॉटर सेल से मदर सेल से जो डॉटर बनती हैं उनका क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मदर के पास 12 थे तो दोनों बच्चों के पास 12 क्रोमोसोम आए। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। कम टू द पॉइंट, माइटोसिस द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, ये प्रोसेस है सेल डिवीज़न का, बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवीज़न फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। इसमें जो सेल डिवीज़न होता है ग्रोथ का वो मदर से 2 डॉटर सेल बनती हैं बाय माइटोसिस। इनका डिफरेंस भी बहुत पूछा जाता है। माइटोसिस में क्या होता है? मदर सेल डिवाइड करती हैं और 2 डॉटर सेल बनाती हैं, वो भी सेम। उनके पास अगर 12 क्रोमोसोम है तो वो अपने दोनों बच्चों को ही 12 देंगी, इक्वल डिवीज़न। पर मियोसिस क्या करती हैं? इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल, वो 4 न्यू सेल बनाती हैं और मदर का आधा होता है वो। अगर मदर के पास 12 हैं तो चारों बच्चे के पास 6 आएंगे। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 12, बट द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है।
12 का हाफ कितना हुआ 6. इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म. ये हेल्प करती है ग्रोथ में एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू ऑर्गेनिज्म के. बट ये इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट. ये गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है. इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीज़न. ये इक्वेशनल डिवीज़न होती है और ये रिडक्शनल डिवीज़न होती है. ये इनकी डिफरेंस है. मियोसिस एंड माइटोसिस ये बहुत बार पूछे जाते हैं. आपको अगर आप अभी क्लास 9th में समझ लेंगे तो आपको 10th क्लास में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू स्टूडेंट्स.